हिंदी विस्तार मंच के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम सूरदास के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम हिंदी पाठ्यक्रम की तीसरी कविता उसको करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बता दें। इनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु उनके घर की स्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, तो 8वीं से आगे वो पढ़ाई नहीं कर सके। लेकिन बाद में संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन उन्होंने घर पर किया। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना रही है कामयानी रही है। और जयशंकर प्रसाद का निधन सन 1937 में हो गया था। अब जो हमारे पाठ्यक्रम की कविता है आत्मकथ्य, तो मैं बताना चाहूंगा कि आत्मकथ्य प्रेमचंद जी के आह्वान पर लिखी गई थी। मुंशी प्रेमचंद जी हंस नामक पत्रिका में उनकी आत्मकथा को छापना चाहते थे, लेकिन जयशंकर प्रसाद बोले कि मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो दूसरों के काम आए, दूसरे पढ़कर उसका फायदा उठाएं। तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेमचंद के आग्रह को मानकर आत्मकथा ना लिखकर आत्मकथ्य लिखा। तो उसी के विषय को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, जो हिंदी पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण कविताओं में अपना स्थान रखती है। सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बाद आत्मकथ्य जो कविता है, ये भी पेपर के लिहाज से बड़ी ही अच्छी कविता है। इसमें से लगभग 4 या 5 नंबर का टॉपिक आपका आ जाता है। तो इस कविता को हम आज करने जा रहे हैं। तो आपके लिए है कि ताकि आपके नंबर अच्छे आए, तो मुझे तो खुशी मिलेगी, आपका भी मन खुशी से झूम उठेगा। लेकिन एक प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए जो प्रश्नमाला है आने वाले पेपर के लिए, वो मैं लेके आ सकूं। तो करते हैं कविता की शुरुआत। इसमें कवि पहली पंक्ति में कहता है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। अब मधुप का प्रयोग किसके लिए हुआ है? वैसे तो भंवरा होता है, लेकिन यहां कवि ने इसको मन रूपी भंवरा कहा है कि मेरा मन रूपी भंवरा अपनी जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है। ये मुझे भी समझ में नहीं आता। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी उपवन की कितनी घनी पत्तियां मुरझाकर गिर गई हैं, अर्थात जो उसका जीवन हरा भरा था, उसके जीवन में खुशियां आने वाली थी, लेकिन वो खुशियां उसको छोड़कर चली गई। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी वृक्ष पर जब घनी पत्तियां होती हैं और धीरे धीरे जब पतझड़ आती है तो गिर जाती है, तो यहाँ जो पत्तियां गिरने का जो प्रतीक है वो दुख का प्रतीक है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यानी कि मन रूपी भंवरा कह रहा है, अपनी कहानी को कह रहा है। कवि कहता है कि मेरे जीवन दुखों से भरा है, ऐसा कोई सुख नहीं है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे उसके जीवन से जो पत्तियां हैं, जो एक एक पल है, वो मुरझाकर गिर रहा है। आगे क्या कहा है? इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि कहता है अनंत नीलिमा का अर्थ वैसे तो विस्तृत नीला आकाश होता है, लेकिन कविता के अनुसार इस अनंत संसार को लिया गया है कि इस संसार में जिसका अंत नहीं है, असंख्य जीवन इतिहास भरे पड़े हैं। अनेकों लोगों ने अपनी जीवन की गाथाएं लिखी हैं, वह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और ऐसा लगता है जिन्होंने जीवन के इतिहास को लिखा, जो बात सही तो लगी वो हंसी का पात्र नहीं बने, लेकिन जिन्होंने लिखने का प्रयास किया तो उनके जीवन में उपहास के अतिरिक्त
कुछ नहीं रहा कि अपने जीवन का व्यंग्य मलिन होता है खराब ढंग से निंदा करना, कि उनके जीवन की बड़ी ही निंदा हुई है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। और कवि कहता है कि तुम फिर भी कह रहे हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलता को और अपनी बीती को आपके सामने कह डालूं, कि मैंने इस संसार को देखा, अनेकों इतिहास लिखे पड़े हैं, लेकिन वो हमेशा उपहास का पात्र बनते रहे हैं, हंसी का पात्र बनते रहे हैं। और तब आप मुझे कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कि मैं अपने जीवन की बीती हुई घटना, अपनी दुर्बलता को आपके सामने रख दूं, कि मैं भी उन लोगों की तरह हंसी का पात्र बन जाऊं। आगे देखो, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, कि तुम मेरी आत्म कथा को सुनकर मेरी कोई सुख आपको नहीं मिलेगा। अब गागर रीति वैसे तो खाली घड़ा होता है इसका अर्थ, लेकिन यहां किस भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है कि कवि का जीवन खाली घड़े के समान है, कि उसके जीवन में कुछ नहीं है। तभी कहा है तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, कि तुम मेरी आत्म कथा को सुनकर कोई सुख नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा तो जीवन रूपी घड़ा खाली है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि अगर मैं अपनी बात को कहूंगा तो आपको वो बात, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब कवि कहता है कि मेरा जीवन तो विडंबनाओं से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। यदि अपनी विडंबनाओं को बताने लगा तो पूछने वाला कहीं यह न समझने लगे कि उन विडंबनाओं को, उन दुखों का कारण हम ही हैं, ऐसा ना समझें। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि तुम अपने आप को समझो, मेरी जो खाली जगह जीवन में है, ऐसा रस मेरे पास नहीं है जिससे तुम्हें कोई फायदा हो, तुम्हें कोई खुशी मिले, अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं है, कि मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि अरि सरलते, अब सरलते शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अपनी प्रियसी के लिए, अपने प्रिय के लिए किया है, कि तेरी हंसी उड़ाऊं ये मेरी औकात नहीं है। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं नहीं चाहता कि जो भूल मैंने की है, जो धोखा मुझे मिला है या मैंने खाया है, जहां जहां खाया है, औरों की दिखलाऊं, ये मेरी मन में मेरी इच्छा नहीं है कि मैं दूसरों की भूलों को और दूसरों के धोखे को दिखाऊं। जो मैंने धोखा खाया उसमें मेरी गलती मैं मानता हूं, वो दूसरों की नहीं मानता हूं, ऐसा कवि कहना चाह रहा है। आगे, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहता है कि मेरे जीवन में भी थोड़ा सा समय ऐसा आया था जो एक अच्छा समय था, और उस गाथा को मैं गाना नहीं चाहता हूं। उन मधुर चांदनी की रातों की बात को मैं नहीं बताना चाहता हूं। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली होने वाली उन बातों की, जब हम भी खिलखिलाकर चांदनी रात में कभी हंसते थे, उन हमारे बीच बातें होती थी, लेकिन मैं उस गाथा को गाना नहीं चाहता हूं। मिला कहां वह सुख जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। कवि कहता है कि मुझे वो सुख नहीं मिला जिसका सपना मैंने देखा था, और मैं केवल उस सपने को देखते देखते ही जाग गया, लेकिन असली जीवन में, मेरे जीवन में वो सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ था जिसका स्वप्न मैं देख रहा था, जिसका सपना मैंने देखा था। आगे, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गए, आलिंगन मैंने बाहों में, मुस्कुरा मैंने मुस्कुराकर, कि मेरी बाहों में आने से पहले ही, अभी आया नहीं था, जो सुख का सपना मैंने देखा था वो सुख मुझे नहीं मिला था, लेकिन मेरी बाहों में आने से पहले वो मुस्कुराकर मुझसे दूर चला गया। अब अपने प्रियतम के बारे में बता रहा है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली
सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब अपने प्रियतम की सुंदरता का वर्णन कवि कर रहा है कि उसका जो चेहरा था वो बड़ा ही सुंदर था और उसकी जो छाया पड़ती थी ऐसे लगता था कि उसके जो चेहरे की सुंदरता थी, लालिमा थी, वो बड़ी ही सुंदर थी। अनुरागिनी यानी प्रेम करने वाली, उषा ले यानी जो अनुरागिनी का अर्थ होता है प्रेम करने वाली। उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, जैसे उषा काल होता है उसका रंग लाल होता है, ठीक उसी प्रकार उसकी सुंदरता का, अपने प्रियतमा की सुंदरता का वर्णन कवि ने यहां किया है। आगे, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है तक थके पथिक की पंथा की। अब स्मृति यादें, पाथ्य मैंने जीवन का सहारा, अब थके पथिक की पंथा की। अब थका हुआ पथिक कौन है? इसमें कवि है। अब कवि कहता है कि वो वही यादें मेरे जीवन का सहारा बनी हुई है। मैं तो एक थका हुआ राही हूं जो जीवन के राह में थक गया हूं, लेकिन वो यादें मेरे जीवन का सहारा बनी हुई है। केवल मात्र यादें रह गई हैं और वही यादें मेरे जीवन का सहारा बनी हुई हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब कंथा का अर्थ होता है अंतर्मन या गुदड़ी। अब सीवन होता है सिलाई, उधेड़ना मैंने खोलना। अब कवि कहता है कि मेरी जीवन रूपी गुदड़ी अर्थात अंतर्मन को क्या आप उस सिलाई को उधेड़ कर देखना चाहोगे? कि जैसे किसी गुदड़ी को अगर उधेड़ा जाता है तो उसमें से केवल कबाड़ा ही मिलता है। ठीक उसी प्रकार कवि कहता है कि मेरा अंतर्मन भी दुखी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रश्न कर रहा है कि उसको उधेड़ने से कोई फायदा नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। कवि कहता आगे, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि कहता है कि मेरा तो जीवन छोटा सा था, उसमें जो बड़ी बड़ी कथाएं थी वो आज मैं कह नहीं सकता। कैसे कहूं? मेरे पास वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि मैं अपने छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाओं को कह सकूं। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन छोटा सा था, उसमें कोई भी बड़ा काम ऐसा नहीं हुआ जो आपके सामने रख दूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहता है कि यह मेरे लिए अच्छा है, अपने लिए मान रहा है कि मैं दूसरों, औरों में ना दूसरों की सुनता, मैं केवल दूसरों की बातें सुनता रहूं और खुद मैं चुप रहना चाहता हूं, मैं मौन रहूं। क्यों क्यों मौन रहना चाहता है? क्योंकि कवि का दुख इतना अधिक है कि अब उनके बोलने की शक्ति क्षीण हो गई है, कमजोर हो गई है और वो अपनी बात को कह नहीं पा रहा है। तो कवि इसलिए चुप रहना चाहता है और दूसरों की बातों को सुनकर अपना समय निकालना चाहता है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि कहता है कि मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर आपका भला नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम्हारा क्या भला होगा। ये भी एक प्रश्न बना हुआ है कि सुनकर आपका कोई भला हो, ये बात भी संशय से भरी हुई है। अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहता है कि अभी मेरे पास अपनी आत्म कथा को सुनाने का समय नहीं है, क्योंकि मेरा जो मौन व्यथा मैंने पीड़ा होता है और मौन का चुपचाप होता है कि मेरा अंतर्मन दुख से भरा हुआ है और इस समय वो थक कर सो गया है। यानी कि जो मेरे जीवन में दुख का भाव था, जो दुख थे, और वो दुख अभी सोए हुए हैं, मैं उनको जगाना नहीं चाहता हूं। कवि कहता है कि अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि मेरा जो अंतर्मन का दुख था वो शांत हो गया है और मैं उसको जगाना नहीं चाहता हूं। इसलिए कवि कहता है कि अभी मेरे पास समय नहीं है और मैं दूसरों की कथाओं को केवल सुनना चाहता हूं, अपनी गाथा को नहीं कहना चाहता हूं। तो ये थी कविता आत्मकथ्य। तो आज के इस एपिसोड में पूरी आत्मकथ्य कविता का सार हमने जाना। तो आगे हम इम्पोर्टेंट प्रश्न भी करेंगे और जितना भी सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में है उसको बड़े अच्छे ढंग से करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपका फायदा हो सके।
तो आज के लिए इतना ही। आप इसको देखें, सुनें और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करें। इसी के साथ आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद।